व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का, जो सेशन 21-22 है। अब देखो इस सेशन में हम ऑलरेडी एनपीओ कंप्लीट कर चुके हैं और पार्टनरशिप का भी एक लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके जो कमेंट्स थे उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। देखो आपने पूछा था कि सर हमारी सिलेबस क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराओगे, तो मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और देखो मैं रेगुलर 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो मॉर्निंग में आएगी, एक वीडियो इवनिंग में आएगी। तो आप अपना टाइम मैनेज करके आप 2 वीडियो रोजाना देख लेना। ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, 30-35 मिनट्स की एक वीडियो होगी और रोजाना आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का बिल्कुल न्यू सेशन यानी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको रोज चैनल पे 2 वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप अपना टाइम कभी भी निकालो, अब 2 वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। टाइमिंग जो होगी, एक मॉर्निंग टाइम अपलोड करूंगा और एक इवनिंग टाइम अपलोड करूंगा। तो आई होप आपके सारे कमेंट्स का आंसर मिल गया होगा। देखो इसमें हम कर रहे थे पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया जिसमें हमने कहा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़े थे और ये हमारा पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले थे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होती है, पार्टनरशिप डेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या आइटम होता है, और अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप डेट नहीं हो बिजनेस में तो उस केस में पार्टनरशिप के कौन से प्रोविजन लगते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक है जो इस हम लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर में थर्ड होगा पार्टनरशिप का, उसमें आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो हमने जो लेक्चर में फर्स्ट में पढ़ा था कि सर मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया था। फिर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप को कैसे बनाया जाता है या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। तो हमने पार्टनरशिप क्या होता है समझ लिया, पार्टनरशिप को कैसे बनाना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, फॉर्मेशन कैसे करनी है वो भी समझ लिया। अब पार्टनरशिप बन गई, उसके बाद जो उसके पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को जन्मसिद्ध अधिकार है कि बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, जो 2 पार्टनर है ए बी सी हाईली क्वालिफाइड है, जो सी है वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सी आप बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पार्टनर है, उसके पास इक्वल राइट्स है कि बिजनेस को मैनेज करने में उसका पार्टिसिपेशन लिया जाए। अगर वो खुद नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता उसकी मर्जी है, लेकिन आप उसको एज पर लॉ रोक नहीं सकते कि नहीं तुम्हारी कोई भी बात नहीं चलेगी। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का अधिकार है अगर वो पार्टनर है तो बिजनेस में क्या करे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। इन केस ऑफ माइनर, देखो मैंने आपको बताया था कि जनरल केस में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अगर एक्सेप्शन में पार्टनर बनता भी है तो उसका डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक स्पेशल केस है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो नॉर्मल केस में हर एक पार्टनर का राइट है, अगर माइनर पार्टनर है एक्सेप्शनल केस में तो एक्सेप्शनल के बारे में भी वो माइनर डिसीजन नहीं ले सकता, उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती, वो एक्सेप्शनल केस है बाद में देखेंगे। जनरल में ये समझो कि हर एक पार्टनर को राइट है मैनेजमेंट करने का। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेट अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है कि जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस में जो भी बिजनेस में अफेयर्स यानी जो भी चीजें चल रही हैं उसमें उसकी अपनी राय देने का, कंसल्टेंट करने का उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक पे किसी विषय पे अपना राय नहीं रख सकता। हर एक पार्टनर का अधिकार है कि बिजनेस को मैनेजमेंट में हिस्से ले और हर एक पार्टनर का अधिकार है कि अपना कंसल्टेंट अपना राय अपना ओपिनियन शेयर करे पार्टनरशिप के साथ। दूसरा क्या, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पार्टनर का अधिकार है कि जो पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है उसका इंस्पेक्शन कर सके यानी उसको चेक कर सके। एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी उसका एक कॉपी भी अपने घर पे लेके जा सकता है। ओरिजिनल लेके नहीं जा सकता, उसका एक फोटो कॉपी अपने पास रख भी सकता है और ओरिजिनल को चेक कर सकता है जितनी बार चाहे उतनी बार, उसका एक राइट है, हर एक पार्टनर का राइट है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद द अदर इन द एग्रीड रेशियो। हर एक पार्टनर का अधिकार है कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करे इन एग्रीड रेशियो। देखो जब पार्टनरशिप बनती है तो डेट बनता है, डेट बनता है उसमें हम क्या करते हैं, रेशियो को किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांटा जाएगा उसमें हम क्या कर डिसाइड कर लेते हैं। तो जो आपने डिसाइड किया नहीं, जो आपका एग्रीड रेशियो उस रेशियो में हर एक पार्टनर का अधिकार है कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करे। अगर सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं होगा या हमने पार्टनरशिप में नहीं लिखा होगा तो उस केस में
पार्टनरशिप के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं सबको बता देता हूँ उस केस में प्रॉफिट्स और लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो पार्टनरशिप के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। तो मैं हर एक चीज बताऊंगा कि किस केस में पार्टनरशिप के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे और क्या क्या अप्लीकेबल होगा, तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका रेशियो होगा उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर रेशियो नहीं होगा या एग्रीड रेशियो आपने कोई डिसाइड नहीं किया था तो एज पर पार्टनरशिप लॉ आपको इक्वल बांटा जाएगा या प्रॉफिट और लॉस सब में, चाहे किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाओ कम कैपिटल लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पार्टनर हैज एडवांस अ लोन, ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहना कि अगर पार्टनर ने एडवांस दिया है किसको, फर्म को, यानी किसने दिया, फर्म ने पार्टनर को नहीं, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है उस केस में उस पार्टनर को एक फिक्स रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो रेट क्या होगा, जो आपने एग्री किया होगा, यानी जो सबने डिसाइड किया होगा उस रेट से उसको दिया होगा। सर अगर डिसाइड नहीं किया होगा तो फिर उस केस में 6% पर एनम तो आपको देना ही पड़ेगा। सपोज ए बी सी पार्टनर थे, ए ने फर्म को 10 लाख रुपए का लोन दिया और तीनों ने मिलकर कहा कि तुम्हें 12% का रेट 12% इंटरेस्ट देंगे हम पर एनम, तो 10 लाख का 12% फॉर्म किसको देगी, पार्टनर ए को देगी। अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो एज पर पार्टनरशिप लॉ आपको 6% पर एनम तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज्यादा डिसाइड किया तो उससे ज्यादा मिलेगा, उससे और इतना अगर नहीं डिसाइड किया तो आपको 6% पर एनम दिया जाएगा। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो हर एक पार्टनर का राइट है कि अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करे, कोई भी काम कर सकता है, यानी जो उसको उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल लगेगा, यानी सबसे बेस्ट लगेगा वो अपना काम कर सकता है। और क्या लिखा आगे, एंड आइडेंटिफाइड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, और उसमें जो भी उसके खर्चे होंगे उसको पार्टनरशिप फॉर्म को उस पैसे को लौटाना पड़ेगा, नहीं उसको देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो शायद मैंने लास्ट ईयर भी एग्जांपल लिया था। सपोज हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, और हमारा जो है ना बटर की फैक्ट्री है, क्या है, बटर फैक्ट्री है। ए जो था इसको बोला गया था कि आपको दिल्ली से बटर लेके मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, मुंबई लेके जाना है, और ये 10 लाख रुपए का बटर ये ट्रक पे लेके जा रहे थे, ठीक है। अब ये बटर जाता मुंबई, इन केस रास्ते में कहीं ना कहीं रोड खराब है, ट्रैफिक लगा हुआ है या कहीं फ्लूड आया हुआ है, उस केस में ट्रक 10 दिनों से ट्रैफिक में ही फंसा हुआ है या कहीं रास्ते में रुका हुआ है। अब वो बटर मेल्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई बटर है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मेल्ट होना शुरू हो गया। तो अब उस केस में ए के पास इमरजेंसी केस में क्या जजमेंट है, अब बोलेगा यार हम वहां तक लेके जाएंगे मुंबई तक, कुछ नहीं बचेगा, जीरो। और इन केस वैसे सपोज अब ये जो बी और सी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि फ्लूड है या कुछ भी एक प्रॉब्लम है, एक मैं केस क्रिएट कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, बी और सी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा कि आखिर क्या करें, क्योंकि देखो पार्टनरशिप में कुछ भी करने के लिए तीनों पार्टनर हैं, जितने पार्टनर हैं हर एक पार्टनर को एग्री होना चाहिए, तभी कोई सा भी काम होगा। कुछ भी करना हो, आपको कहीं से सामान माल परचेज करना है, सप्लाई करना है, कोई डिसीजन लेना, तो हर एक केस में तीनों पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यानी सब जितने भी पार्टनर है हर एक पार्टनर की सहमति उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी के केस में नहीं, इमरजेंसी केस में अगर जो पार्टनर है वो अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले सकता है बिना इनसे पूछे, और ये माना जाएगा कि सबने मिलकर डिसीजन लिया है, और अगर उसने कुछ एक्सपेंस इंकर्ड किया है तो बाकी सब मिलकर उसको पेमेंट भी करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। अब एग्जांपल पे आते हैं, सपोज बी और सी से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, वैसे तो प्रैक्टिकल कम्युनिकेट करना चाहिए क्योंकि तीनों पार्टनर मिलके कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन इमरजेंसी है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा आपका, उसने कहा यार कम्युनिकेट करते थे जो पता चला जो बटर है वो सारा मेल्ट हो जाएगा, तो उसको लगा के काम कर, पास में एक मार्केट है और वहां पे इस बटर को 6 लाख में हमने बेच दिया क्योंकि काफी सारा मेल्ट हो गया, जो बचा था उसने 6 लाख में बेच दिया था। इमरजेंसी के केस में उसको सबसे बेस्ट जजमेंट यही लगा कि आसपास मार्केट में जितना मिल रहा उतने में निकाल दो। तो इस केस में बी और सी उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने हमसे पूछा ही नहीं और आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया, ये फिर गलत है, या फिर कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये माना जाएगा कि इमरजेंसी केस में इस पार्टनर को सबसे जो बेस्ट लगा उसने किया, अपने अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा हो सकता था उसने किया, उस केस में ये माना जाएगा कि सबने मिलकर वही डिसीजन लिया है और उस बटर को बेच दिया जाएगा। और अगर इसमें कोई एक्सपेंस हुआ इसका ए का, तो ये भी ए और बी और सी मिलकर पेमेंट करेंगे, यानी ये माना जाएगा कि फॉर्म ने डिसीजन वो लिया है, यानी सबने मिलकर लिया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी आइडेंटिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। और अगर कोई एक्सपेंस उसने इंकर्ड किया तो उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट
सॉरी, अ पार्टनर राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी हर एक पार्टनर को राइट है कि नया पार्टनर को एडमिट ना होने दे। देखो आप पढ़ोगे चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका पार्टनरशिप में एक है, लेकिन उसमें आप देखोगे जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सपोज हमारे पास देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 10 पार्टनर है, इसमें से 9 पार्टनर एग्री हैं कि डी को एडमिट किया जाए, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो डी एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप फॉर्म में। देख रहे हो 9 एग्री है, सिर्फ एक एग्री नहीं है, फिर भी एडमिट नहीं हो सकता। यानी किसी को एडमिशन लेना है पार्टनरशिप फॉर्म में तो सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस ऑफ पार्टनर्स राइट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद हर एक पार्टनर का राइट है कि फॉर्म से रिटायर हो जाए। यानी देखो आने के लिए रोका जा सकता है लेकिन जाने के लिए आप नहीं रोक सकते। मैंने अभी एग्जांपल दिया था 10 पार्टनर है, 9 एग्री कर रहे हैं कि डी को पार्टनर में ले लो, एक एग्री नहीं कर रहा, डी पार्टनर नहीं बन सकता। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास 10 पार्टनर है, ए बी सी पता नहीं कहां तक, जहां तक ले लो, ठीक है। इसमें सपोज हमारे पास एक एक्स भी था, ठीक है, ए बी सी और बहुत सारे थे, एक लास्ट पार्टनर एक्स था, टोटल 10 पार्टनर थे। एक्स फॉर्म छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, लेकिन 9 पार्टनर एग्री नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा नहीं तुम नहीं जा सकते, और एक्स कह रहा भाई मुझे जाना, तो क्या जा सकता है या नहीं? प्लीज अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, वीडियो रोक के। देखो एक्स नहीं जा सकता, सॉरी एक्स जा सकता है क्योंकि आप उसको बांध के नहीं रख सकते। तो सर बोलोगे कि आपने अभी कहा था कि कुछ भी कोई भी डिसीजन हो पार्टनरशिप में तो सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। मानता हूं कुछ भी डिसीजन हो, किसी को आना हो, किसी को एडमिशन लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, हर एक जगह पे आपको सारे पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है, लेकिन रिटायरिंग के केस में नहीं। अगर पार्टनर कोई रिटायर होना चाहता है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट आप उसको बांध के नहीं रख सकते, वो जाना चाहे तो जा सकता है, बस उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है, अगर हमने डीड बनाया तो डीड में लिखा होता है कि किसी पार्टनर को जाना 2 महीने पहले उसको बताना पड़ेगा, तो 2 महीने पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा भाई मैं इस दिन से नहीं आऊंगा। या फिर अगर डीड में नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप लो आपको एक नॉर्मल टाइम गैप 1 या 2 महीने के अकॉर्डिंग आपको जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग नोटिस देना पड़ता है। आप उतने दिन पहले नोटिस देके आप रिटायरमेंट ले सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। लास्ट है, अ पार्टनर incur expenses on the business or pay amount on the behalf of the firm, that partner gets indemnified for the payment made by him made by him फॉर द फॉर्म। देखो अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस किया है तो उस केस में उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा, यानी पेमेंट किया जाएगा। सपोज 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है। मिस्टर ए जो पार्टनर था मार्केट गया, मार्केट से कुछ उसको माल परचेज करने थे, वहां पे वो लेके गया था 10 लाख रुपीज, बट वहां पे गया तो उसको पता चला नहीं है 10,50,000 का जो मेरा सामान आएगा, उसने 50,000 अपने पास से फॉर्म के बिहाफ पे खर्च कर दिए, तो क्या उसको पैसे आइडेंटिफाइड किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे भाई, अपने लिए थोड़ी खर्च किया, फॉर्म के लिए खर्च किया। या किसी भी केस में, इमरजेंसी केस में है या नॉर्मल केस में भी फॉर्म के बिहाफ पे, यानी अपने अपने मन से नहीं, फॉर्म का कहीं खर्च करना था वहां पे उसने अपने पैसे लगा दिए, तो क्या उसको पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, तो नॉर्मल केस है। तो हर एक केस में किसी पार्टनर ने अगर किसी फॉर्म के लिए पैसा खर्च किया है या फॉर्म के बिहाफ पे किसी को पेमेंट किया, तो उस केस में उस पेमेंट को आइडेंटिफाइड किया जाएगा टू द पार्टनर, ठीक है। तो ये हमारा था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो देखो अभी जो मैंने आप लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ाया उसके बेस पे कुछ आपको एक दो सिंपल सा केस कराता हूँ जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से देखना, अगर इसका आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखो सपोज हमारे पास ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। जो मिस्टर सी था इसको बोला गया फॉर्म की तरफ से कि कुछ केसेस हैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मिस्टर सी था, उसको फॉर्म की तरफ से बोला गया था कि आपको जाना है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता क्यों जाना? वहां पे पोर्ट है, बंदरगाह है, आपको हमारे यहाँ से 10 ट्रक लेके जानी है, ठीक है। 10 ट्रक लेके जाना है, खाली ट्रक है, एम्प्टी ट्रक है, और वहां से गुड्स लेके रिटर्न आपको आना है, गुड्स लोड करना है और रिटर्न लेके आना है।
जो ट्रक था किसका प्रॉपर्टी था, ये जो ट्रक था प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म, यानी जो ट्रक था ये फॉर्म की प्रॉपर्टी थी। मिस्टर सी ये 10 ट्रक खाली लेके जाएगा पोर्ट पे कोलकाता और वहां से क्या करेगा, लोड करेगा 10 ट्रक में सामान और वहां से वापस लेके आ जाएगा। मतलब फॉर्म का कुछ सामान आया है, कहीं से आया है, सपोज यूएसए से आया है, चाइना से आया है, जापान से आया है, कहीं से भी आया है, वहां कोलकाता पोर्ट तक पहुंचेगा, वहां से हम अपने ट्रक पे लेके आते हैं। अब सी जा रहा था दिल्ली से, ये दिल्ली से जा रहा था, ठीक है। अब जब जा रहा था इसने कहा यार खाली ट्रक लेके जाऊंगा, यहाँ पे किसको मिस्टर एक्स मिला। इसने कहा सर मेरा जो सामान है मेरे को पोर्ट तक पहुंचाना, कोलकाता पोर्ट तक पहुंचाना है, और ये मेरा सामान जो है 10 ट्रक के अंदर आ जाएगा, 10 ट्रक या 15 ट्रक या 8 ट्रक, कुछ भी जो मतलब यूज हो सके हमारा, सपोज देगा 10 ट्रक। तो मिस्टर सी ने कहा कि यार मैं तो खाली ट्रक ही लेके जा रहा हूँ ना, मेरे को तो ट्रक खाली लेके ही जाना है, वहां तक तो जाना ही जाना है, वैसे पेट्रोल लगेगा, वैसे एक्सपेंस है, ड्राइवर एक्सपेंस जो भी चीजें लगना लगना है, डीजल है पेट्रोल जो भी है, तो लगेगा लगेगा मेरे को, और वैसे मेरे को जाना है और मैं खाली जा रहा हूँ वहीं जाना है। एक काम करता हूँ इसका सामान इस पे लोड कर लेता हूँ अपने ट्रकों में, और इसके बदले कुछ मैं इससे चार्जेस ले लूंगा। और इसने मिस्टर सी ने ए और बी को नहीं बताया। ध्यान रखना वो तो जा ही रहा था, रास्ते में ही था, मतलब निकला ही था, उसमें एक्स मिल गया, कह रहा मेरे को भी लेते चलो वहां तक छोड़ देना बस। इसने कहा मैं ए और बी को क्यों बताऊं, कोई मतलब नहीं, वैसे ही मैं काम से जा रहा हूँ, कंपनी के काम से जा रहा हूँ, बट जा ही रहा हूँ, सामान ले जाऊंगा। तो वहां पे इसने बैठा दिया और उसको वहां पे मान लो पर ट्रक उसको 50,000 यानी 5 लाख रुपए का पेमेंट इसको मिल गया, एक पर ट्रक पे 50,000 के अकॉर्डिंग। अभी जो 5 लाख रुपए मिस्टर सी ने अर्न किया है, ए और बी कहते हैं कि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए और बी कहते हैं ये जो है ये होगा प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और सी कहता है नहीं ये मेरा ऑन प्रॉफिट है, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, मैंने कमाया है, किसी सब ने मेहनत नहीं किया है, फॉर्म ने मेहनत नहीं किया है, ना किसी का बिजनेस आइडिया था, ना किसी कंसर्न था, कुछ नहीं था, वो तो मैं जा रहा था, मेरे को एक आइडिया मिला, या मेरे को जो भी है मैंने अर्न कर लिया, ये पैसा मेरा हुआ। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुझे बताओ कमेंट करके वीडियो पॉज करके कि इस दोनों में कौन सही है। क्या ए और बी जो कह रहे हैं वो सही है? ए और बी कह रहे हैं हमें, सिर्फ हम दोनों को तो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी तीनों में बटेगा। ए बी सी किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और सी कह रहा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख में मेरा पेमेंट है, मैंने कमाया है, आपको नहीं मिलेगा। तो अब मुझसे क्वेश्चन ये है कि बताओ इस केस में कौन सही है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं बताता हूँ कि इस केस में ये जो पेमेंट है ये तीनों को बांटा जाएगा, यानी ए बी सी तीनों को बांटा जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी यूज किया है फॉर्म का यूज किया है, यानी फॉर्म का एसेट्स यूज करके या फॉर्म का कैश यूज करके जो भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया है वो पैसा फॉर्म को जाएगा। लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपने एनपीओ में पढ़ा होगा। अब सर ये क्या है एनपीओ कहाँ पार्टनरशिप? देखो मैंने आपको एनपीओ चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड में क्या था? स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड क्या था? किसी स्पेशल पर्पज के लिए आया था। सपोज किसी स्पेशल पर्पज के लिए 10 लाख रुपए का फंड आया और मैंने क्या कहा था, इस फंड से अगर आपने 2 लाख रुपए अर्न किया तो ये भी उसी फंड में ऐड किया जाएगा 12 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए एनपीओ का इनकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी और के पैसे से अर्न किया तो आप उसी में ऐड कर दोगे। वही कॉन्सेप्ट कुछ है यहाँ पे ऐसे ही है। मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया रखने के लिए, आपने उस 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके आपने उससे 20,000 रुपए कमा लिया। तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वापस नहीं करता, बोलेगा भाई तूने 2 लाख लिया था मैं तेरे को 2 लाख ही वापस करूंगा और 20,000 मेरा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने लगाया, मैंने कमाया, मेरा दिमाग। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो लॉ है ये कहता नहीं भाई साहब, अगर पार्टनरशिप के एसेट्स, पार्टनरशिप का कैश, पार्टनरशिप का कोई भी चीज अगर यूज करके कोई सेपरेट पार्टनर कोई प्रॉफिट बनाता है तो भी वो पैसा पार्टनरशिप फॉर्म को जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? नहीं तो सारे पार्टनर ही चालाकी करने लगते। मान लो कि इसने सी ने कमा लिया, फिर ए कहीं कुछ जाता वो अपना दिमाग लगाता कि मैं भी कुछ कमा लूं, फिर बी कहीं जाता वो अपना दिमाग लगाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टनरशिप का कोई सा भी एसेट यूज करके जो प्रॉफिट कमाओगे वो पार्टनरशिप को जाएगा ही जाएगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या था? सेम सारी सिचुएशन थी, सारे सिचुएशन सेम थी, बट वहां पे हुआ क्या कि ये माल लेके जाने की वजह से एक ट्रक क्या हो गया, पलट गया, या 2 ट्रक पलट गया, कुछ भी हो गया, मतलब लॉस हो गया। इसको प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, ऐसा कुछ हो गया। अब भाई एक ट्रक भी लॉस होगा, ट्रक 40 लाख रुपए का आता है
इससे पेमेंट मिला भी तो भी मेरे को लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है, मान लो 2 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। अब जो सी क्या कह रहा है, सी कह रही है जो लॉस है ना ये सबका होगा, और ए और बी कह रहे नहीं ये सिर्फ लॉस तेरा होगा क्योंकि तूने हमसे पूछ के वो काम नहीं किया था। अब मेरा आंसर क्वेश्चन ये है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके। सी जो कह रहा है कि भाई ये सब में बटेगा तीनों में, यानी फॉर्म का लॉस माना जाएगा, और ये बी कह रहा है नहीं सिर्फ तूने भरपाई करेगा हम इसका नहीं देंगे। अब बताओ क्या आंसर होगा। अगर आपने कमेंट किया तो फिर से बता दो। देखो इस केस में ए और बी सही है, अभी पहले भी ए और बी सही थे और अभी भी ए और बी सही है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये लॉस जो बियर करना पड़ेगा वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ सी करेगा। सर ऐसा क्यों, पहले प्रॉफिट कमाया सबने लिया, लॉस कमाया तो ये लेगा, ऐसा क्यों। पार्टनरशिप एक्ट यही बोलता है कि अगर आपने फॉर्म का प्रॉपर्टी यूज करके, एसेट कैश यूज करके जो आपने कैश जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया वो सबका होगा, लेकिन अगर आपने लॉस अर्न किया तो सिर्फ आपका होगा। ऐसा क्यों, हमसे पूछ के थोड़ी किया था भाई, हमसे पूछ के ले गया था क्या ट्रक में उसका सामान डाल के। अगर सर हमसे पूछ के ले गया था तो फिर केस स्टडी नहीं है ना। हमसे पूछ के अगर वो ले गया बंदा तो ए बी सी क्या है, म्यूचुअल कंसेंट पे काम हुआ है, यानी तो पार्टनरशिप फॉर्म का लॉस हो गया क्योंकि सबने मिलके वो काम किया था, तब तो पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस ही हो गया ना। यार तुम सामान ले गए थे सबसे, भाई ले जाऊं, उसने कहा हाँ ले जा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब म्यूचुअल कंसेंट सबका है, सबका है तो सबका डिसीजन तो पूरा उधर फॉर्म का डिसीजन हो गया, तो फॉर्म का प्रॉफिट फॉर्म का लॉस। अगर पूछ के ले जाता तो प्रॉफिट और लॉस हो उस केस में तो फॉर्म का हो, तो केस की बात ही नहीं है। वो बिना पूछे ले गया है, तो बिना पूछे देखो गलती आपकी है। आपने अगर बिना पूछे काम किया तो प्रॉफिट कमाओ तो सब लेंगे, और बिना पूछे काम करोगे लॉस कमाओ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही भरना पड़ेगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रैक्टिकल लाइफ से पार्टनरशिप बिजनेस अलग है। मैं किसी से पैसा लेके प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरा लॉस कमाऊंगा तो भी मेरा, उसको मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, लेकिन पार्टनरशिप लॉ अलग है। क्लियर है, तो आई होप आपको दो छोटे से इंटरेस्टिंग से स्मॉल केसेस समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कमेंट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके आप पूछ लेना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखो मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट दो तरह का होता है, रिटर्न और ओरल। जो ओरल है उसका मतलब क्या, नजरों में इशारों से, मुंह सामने बोला भाई करते हैं, उसने क्या करते हैं, कितना पैसा इतना इतना, ये काम करेंगे ये करेंगे, काम खत्म हो गया, ये हमारा ओरल एग्रीमेंट है। हमने कहा नहीं भाई साहब, एक पेपर लो एग्रीमेंट बना, पार्टनरशिप डीड का पूरा एग्रीमेंट बनता है, उसका एक फॉर्मेट होता है एज पर पार्टनरशिप लॉ। तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आपने पूरा उसको एक फॉर्मेट में बनाया, पूरा अपने एग्रीमेंट बनाया, उस पर सब सारे पार्टनर ने साइन किए, कंसेंट सबका था उसके अंदर, किसने कितना कैपिटल दिया, सारी चीजें लिखी गई, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब है तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर आपने ओरल बनाया तो एग्रीमेंट ही रहेगा, रिटर्न बना दिया तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या सर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपने बनाया है पार्टनरशिप डीड तो आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पार्टनरशिप में फॉलो करनी होगी, एज पर डीड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टनरशिप डीड में कहा प्रॉफिट सबको इतना इतना बटेगा, 3 पार्टनर थे, आपने कहा एक को 30%, एक को 30%, एक को 40%, तो आपको ऐसे बटेगा। आपने कहा कि जो काम करेगा उसको 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा। आपने कहा जो लोन लेगा उसको 12% इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन देगा उसको 12% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो आपने जो भी प्रोविजंस पार्टनरशिप में लिखे हैं आपको वही फॉलो करने हैं। आपको गवर्नमेंट या पार्टनरशिप का एक्ट आपको इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके कुछ प्रोविजन से मैं पढ़ाऊंगा कि डीड नहीं होने पे क्या क्या प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड हमने बनाया होगा तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट और है कि अगर सर पार्टनरशिप डीड हमने बनाई है और कुछ टॉपिक वहां पे मिस है, सपोज हमने पार्टनरशिप डीड बनाया तो था लेकिन ये वाला इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिखना भूल गए थे, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सिर्फ इस पॉइंट के लिए पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होगा, बाकी सारे पॉइंट के लिए आपका डीडी अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाया कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर 12% तो 12% मिलेगा, अगर नहीं है तो प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। प्रोविजन क्या कहता है, 6% मिलेगा, 6% मिलेगा। मैंने क्या कहा था कि आपका एबीसी पार्टनर है, आपने रेशियो ये डिसाइड किया था, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस को बांटोगे। अगर सर मैं पार्टनरशिप बनाया था लेकिन ये हमने लिखना भूल गए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका पार्टनरशिप का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, और प्रोविजन बोलता है कि सबको इक्वल बांटा जाएगा, वेदर आपने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अभी और भी प्रोविजन है समझाऊंगा, लेकिन पहले पार्टनरशिप डीड क्या होती है समझ में आ गई। पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें लिखी होती है एक बार आप ये समझ लो, और फिर हम आते हैं कि पार्टनरशिप नहीं होने पे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और फिर तो दोस्तों अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड आप प्रिपेयर करो, सबसे पहले उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या लिखा होगा, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस,
उनका जो भी है एक्चुअल नेम क्या है, फादर्स नेम, ये सारी चीजें उसमें लिखी होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब आपका फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, बिजनेस का कुछ ना कुछ आपने नाम रखा होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी आपका हेड ऑफिस कहाँ है, मेन आपका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है, आप कहाँ से बिजनेस को ऑपरेट करोगे। देखो ब्रांच अलग चीज होती है, प्रिंसिपल प्लेस अलग चीज है। ब्रांच का मतलब यहाँ यहाँ से भी हम काम करते हैं, बट प्रिंसिपल प्लेस मतलब हेड ऑफिस यानी मेन आपका ऑपरेटिंग कहाँ से है, तो वो सारी चीजें उसमें होगी। नेचर ऑफ बिजनेस यानी किस टाइप का आपका नेचर है बिजनेस का, उस आप मेंशन करोगे। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस आप कब शुरुआत करोगे। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप आपने किस डेट को शुरुआत की थी, यानी डेट ऑफ स्टार्टिंग में लिखा होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये भी उसके अंदर मेंशन होगा। ये एक्चुअल हम पढ़ क्या रहे हैं, डीड पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड यानी जो रिटर्न एग्रीमेंट था ना, वो हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी एग्रीमेंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल जो दिया उस पर किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर ये आप नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग किया है यानी पैसे निकाला है कंपनी से, तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, तो किस रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, मैंने पीछे बताया था वही वाला। अगर रेट मेंशन और रेट के हिसाब से नहीं मेंशन है तो 6% एज पर पार्टनरशिप एक्ट। रेम्युनरेशन टू दी पार्टनर्स यानी पार्टनर, अगर कोई देखो पार्टनर्स कई टाइप के होते हैं, कुछ वर्किंग पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है, उसने पैसा भी लगाया, बिजनेस भी चला रहा है, हो सकता है पैसा लगाया ना लगाया लेकिन बिजनेस में काम कर रहा है, वर्किंग पे है। और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ पार्टनर है, पैसे दे दिया, घर पे सो रहा है मस्त एकदम, मतलब पार्टनरशिप में काम करने नहीं आता। तो क्या आप जो पार्टनरशिप है, क्या उसको पार्टनर्स में जो वर्किंग पार्टनर है, क्या उसको सैलरी दी जाएगी, कोई रेम्युनरेशन दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं मेंशन करोगे तो एज पर लॉ नहीं मिलता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, देखो ये दो चीज आप आगे पढ़ोगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 में, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स उसका आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। ये है क्या और ये क्यों मेंशन करना होता है, देखो कभी भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर डेथ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जाती है, कितना उसका नेटवर्थ रहा कंपनी के अंदर। टोटल नेटवर्थ मान लो 10 लाख है, 4 पार्टनर है, इक्वल इक्वल 2.5 लाख उसका है, तो उसको कितना पेमेंट करना है, उसके लिए पहले हमारा एसेट्स और गुडविल की करंट डेट में कितनी वैल्यू आपको निकालनी जरूरी है। कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमने 10 लाख रुपए लाकर 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, और कोई पार्टनर कह रहा है मुझे 50% चाहिए, क्या तुम 5 लाख में उसका एडमिशन ले लोगे, नहीं सर, 10 लाख 10 साल पहले था, आज के डेट में मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, एसेट्स की वैल्यू मेरी गुडविल की बहुत ज्यादा है, तो आज के डेट में क्या करोगे, अपनी पहले गुडविल और एसेट्स की वैल्यूएशन करोगे, उसके अकॉर्डिंग उससे पैसा लोगे। अगर नहीं समझ में आया तो आगे हमें पढ़ना है, टेंशन ना लेना। तो जो भी एसेट्स और गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, चाहे रिटायरमेंट केस में, एडमिशन केस में, डेथ के केस में, वो कैसे की जाएगी, उसके मेथड्स क्या होंगे, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट का सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको पैसे कितने दिए जाएंगे, 50% लोन दिया जाएगा, या 50% सारे कैश दिए जाएंगे, या 2 बार दिया जाएगा, 4 बार दिया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें लिखा होगा। अकाउंटिंग पीरियड यानी आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या, देखो हमारे पास जो ईयर होता है 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके आपको नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेके करंट में 31 दिसंबर तक। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जिस पीरियड में आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। सपोज एक कंपनी है, वो अपना अकाउंट ऐसे प्रिपेयर करती है, 1 अप्रैल को स्टार्ट करती है, 31 मार्च को एंड करती है, तो इस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड ये हो गया। एक कंपनी है जो 1 जनवरी को स्टार्ट करती है, 31 दिसंबर को खत्म करती है, इसका अकाउंटिंग पीरियड ये हो गया। बहुत से बच्चे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड इक्वल टू फाइनेंशियल, बिल्कुल रहता है, अकाउंटिंग पीरियड इक्वल टू आप किस पीरियड में अपना अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपका दोनों में से कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा जो आपने अडॉप्ट किया होगा। तो आपको अकाउंटिंग पीरियड मेंशन करना पड़ेगा कि हम 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला चलेंगे या 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला चलेंगे, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट करोगे आपका अकाउंटिंग पीरियड वही बन जाएगा, जिस पीरियड में आपने अकाउंट मेंटेन किया वो आपका अकाउंटिंग पीरियड है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आपने पढ़ लिया, पार्टनरशिप क्या अधिकार होंगे, क्या सिद्धांत होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप 2 तरह का होता है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप एट पार। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जब तक चलेगा चलता जाएगा, बंद करने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। एट पार का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाया है। सपोज हमें एक पुल बनाना है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने पार्टनरशिप बनाई, पुल बनाया, काम खत्म, पार्टनरशिप तोड़ दी, ठीक है। तो आपका ड्यूरेशन क्या होगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बना रहे हैं। सपोज ठंडी आने वाली है, हमने स्वेटर बनाने का काम किया, स्वेटर बनाया, जैकेट बनाया, बेचा, ठंडी गई, हमने समर गया, हमने क्या किया, सॉरी विंटर गया, हमने उसको बंद कर दिया।
तो ये आपने ड्यूरेशन किस के आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए पार्टनरशिप की तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज एट विल के लिए किया तो आपने एट विल करना पड़ेगा। एट विल का मतलब है जब तक चलेगा चलाएंगे, बंद करने कोई इंटेंशन नहीं है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, अब मान लो 10 पार्टनर क्या 10 हो जाएंगे चेक पे साइन करने, या कोई एक करेगा कोई 2 करेगा, तो ये भी आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा कि हम सब मिलकर ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे। कोई 1% कोई 2% या कोई 3% भी ऑपरेट कर सकता है। देखो बैंक अकाउंट ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो सारे पर्सन, मान लो 4 पार्टनर ABC, सबने मिलकर डी को दे रखा कि भाई सारा बैंक का ऑथराइजेशन इसके पास है, जो भी चेक पे साइन करना होगा बैंक जाना होगा यही जाएगा, डी के पास अथॉरिटी है। तो एक डील साइन करेंगे, ठीक है। एक फॉर्म जब जाओगे ना आपके, जब पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट ओपन करने जाओगे तो वहां पे आता है ऑथराइजेशन, एक फॉर्म आती है, और वहां पे अगर सारे पार्टनर उस सर्टिफिकेट पे साइन करके देते हैं कि डी को हमने अथॉरिटी भैया की है, तो डी अकेले उसको ऑपरेट कर सकता है, या फिर चाहे तो चारों ज्वाइंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे कि बंद कर देंगे, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। सपोज हम 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की, एक उसमें से डेथ कर गया, अब हमने पार्टनरशिप में ये लिखा कि कोई डेथ कर दिया तो भी हम पार्टनरशिप को चलाएंगे तो चलेगा, अदरवाइज हमारा एग्रीमेंट ये था कि हम बंद करेंगे तो बंद करना पड़ेगा। बंद करके हम फिर तीनों मिलकर नया खोल सकते हैं, आपकी अलग मारे, लेकिन इस पार्टनरशिप को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कैसे सेटलमेंट करेंगे? एज पर डेट हम चलेंगे, 10 लोग बुला के बोलेंगे, या फिर कोर्ट जाएंगे, या किसी थर्ड पर्सन का हम बात मान लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। अब आप में ये देखो, ये आपकी पार्टनरशिप है। सर क्या यही 20 पॉइंट लिख सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपको जो लिखना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिनिमम इतना लिखना पड़ेगा। सर इससे कम भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स ये हैं जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना, कंपलसरी नहीं है। अगर जो पॉइंट आप भूल गए होगे उस पॉइंट पे आपको पार्टनरशिप लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज आपने क्या किया, क्या भूल गए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा, हम लिखना भूल गए थे। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन देखना पड़ेगा, और प्रोविजन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर आपने डेट में नहीं लिखा है तो। अभी मैंने पीछे बताया था कि जहां आपने डेट है डेट के अकॉर्डिंग फॉलो करो, नहीं है सपोज आपने ये डिस्प्यूट वाला छोड़ दिया, हमें लिखा ही नहीं सर, हम भूल गए थे, अब सब में लड़ाई हो गई, अब कोई मान नहीं रहा, क्या करोगे? कोर्ट जाओगे भाई, लेज पर लॉ चलोगे, सिंपल सी बात है। डेथ वाला हमने नहीं लिखा तो आपकी मर्जी, अब चलाओ या बंद करो, ठीक है ना। तो जो चीजें आपने नहीं लिखी होगी वो आपको क्या है, पार्टनरशिप का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, और जो चीजें आपने लिखी है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। सर ने कुछ नहीं बनाया था, ओरल किया था, तो ओरल का मतलब है कुछ भी नहीं, सब नहीं है, क्योंकि आपने उस टाइम बोला था उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओरल एग्रीमेंट आपने बनाया मानता हूं, बट उसकी कोई वैल्यू जीरो होती है। आपने कहा था कि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, लेकिन ओरल कहा था, अब ओरल में उसकी कोई रिटर्न में तो नहीं है ना। क्वेश्चन में अगर दिया है रेट तो इसका मतलब रिटर्न है, नहीं दिया इसका मतलब ओरल तक खत्म है। तो अगर आपने ओरल किया था तो उस केस में सारे पॉइंट्स को कौन फॉलो करेगा, पार्टनरशिप का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के प्रोविजंस क्या है, अगर डीड नहीं है तो क्या है, और डीड होते हुए भी किसी पॉइंट पर साइलेंट है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारे प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल होंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1930। तो देखो प्रोविजन क्या है, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा है, तो आपको इक्वली बांटा जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा? दोनों का आंसर है नो। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। यानी अगर आपने डीड नहीं बनाया है, या फिर बनाया है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट मेंशन नहीं किया है, तो डीड एक्ट बोलता है कि आपको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, ये आपने पहले पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा दिया मैंने, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फॉर्म को, तो उस केस में डीड है तो एज पर डीड के रेट से, नहीं है तो 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यानी फॉर्म किसको देगी, पार्टनर को देगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। रेमुनरेशन टू दी पार्टनर, यानी पार्टनर को किसी टाइप का सैलरी, कमीशन, ये सब बोनस, ये सब चीजें नहीं दी जाएगी अगर आपके पास डेट नहीं है तो। सर एक पार्टनर बहुत काम करता है, एक पार्टनर बिल्कुल काम नहीं करता, तो भी नहीं दिया जाएगा। सर एक पार्टनर बहुत बिजनेस करता है, उसको कमीशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। भाई साहब अगर आपको यही करना था तो आप डेट बना के डेट में लिख लेते, अगर आपने डेट बनाया नहीं है तो एज पर लॉ आपको नहीं दिया जाएगा। तो लिखेंगे सैलरी, कमीशन, बोनस,
नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा सिवाय प्रॉफिट के, भी प्रॉफिट इक्वली, चाहे कि आपने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देखो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है लिखने का, बट क्वेश्चन इसमें आपके प्रोविजंस में लिखे हुए हैं। न्यू पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, आप सबको पता है कि सबका म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। अगर 10 पार्टनर 10 एग्री हो, मतलब अगर सारे पार्टनर एग्री है तो एडमिशन हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये है, तो लिख सकते हैं कैन बी एडमिटेड आफ्टर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, या इसको तुम अलग तरह से लिख सकते हो, कैन नॉट बी एडमिटेड बिफोर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जो लिखना लिख सकते हो। तो ये आपके प्रोविजन है। सर आपने टोटल 20 पॉइंट पार्टनरशिप डीड ने बुलाया था, और इस पार्टनरशिप डीड के 20 पॉइंट्स के बदले क्या सिर्फ 6 पॉइंट है? हाँ, बाकी सबके लिए आपको नो है। मतलब सर, मतलब नेचर, तो सर नेचर तो आपको लिखना पड़ेगा ना, पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो नेचर तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखा है जैसे आप चला रहे हो चलाओ। आप कमेंसमेंट किस डेट किया तो आपको पता होगा ना। ये कुछ मेन चीज है जिसके भी आपने प्रोविजन बोलता है, ठीक है ना। बाकी आपकी चीजें, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बस यही तो प्रॉब्लम आएगी। सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हमने कब बिजनेस स्टार्ट किया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना भाई, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट का दिक्कत आ सकता है, सैलरी कमीशन दिक्कत है, बिजनेस कब स्टार्ट किया था इसका कोई दिक्कत थोड़ी आएगा। तो जो उस पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है वही आपके प्रोविजंस में दिए हुए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 और 12 के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू सेशन 21-22 के अपलोड में कर रहा हूँ। लास्ट टाइम अपलोड किया था, इस साल भी अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको अब रेगुलर 2 वीडियोस मिलेगी क्लास 12 अकाउंटेंसी की, बिल्कुल अपडेटेड वीडियो। एक मॉर्निंग अपलोड की जाएगी, एक इवनिंग अपलोड की जाएगी, आप कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, अपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट थे कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1 पार्टनरशिप की, पार्ट 2 2 पार्टनरशिप के, लगभग 1 घंटे के लेक्चर होंगे दोनों मिला के। बिल्कुल अच्छे से डीपली हमने क्या किया, सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले पार्ट से हम पार्ट 3 से पार्टनरशिप का जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।